आप सभी का स्टडी को पेज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री की 8वीं क्लास है। इससे पहले 7 क्लासेज जा चुकी हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ आपको एंशियंट और मिडिवल कंप्लीट मिलेगी। तो मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास जो है ये मान के चलिए 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और ये जो है भारत के बाहर जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बिना आपका टाइम उसके बिना किसी देरी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आपके मतलब की सारी चीज़ें यहाँ मिलने वाली हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। तो जो लंदन है वहाँ पर इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए भाई इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, तो भी उसका आंसर आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा होगा। और लंदन में अगर आ जाए कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की है, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की 1905 में। सन भी याद रखिएगा। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी इन्होंने प्रारंभ किया है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र का प्रकाशन भी आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया है। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए थे, ये भी याद रखिएगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी, तो लंदन में की थी और 1905 में की थी। ये आप याद रखेंगे, ठीक, 1905 में। और इंडिया हाउस की स्थापना भी यही करते हैं। तो कभी भी आ जाए भाई इंडिया हाउस की स्थापना किसने की है, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की है। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई है तो 1905 में स्थापित हुई है। और किसने स्थापना की है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, लंदन में, ठीक। UPRO मेंस में क्वेश्चन है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की है, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की है। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। और लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन हैं, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा है, ठीक। देखिए क्वेश्चन आंसर करने से होता क्या, प्रैक्टिस आपकी होती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन की कर लेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक। और NCERT की महेश कुमार बर्णवाल की जो आपकी हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी और साइंस और इकोनॉमी भी सारी बुक कंप्लीट करवा दी जाएंगे, ठीक। मतलब अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जाएगा और उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए जाएंगे, ठीक। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया, तो गदर पार्टी को स्थापित करने वाले आपके लाला हरदयाल थे। और यहाँ देख सकते हैं आप वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्क्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट या हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ दी पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला और जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। मतलब इन्होंने गदर नामक एक अखबार निकाला था और इसी के वजह से इसका नाम गदर पार्टी पड़ जाता है। मतलब लाला हरदयाल क्या थे, इसके मेन मुखिया थे, हिसाब से मतलब चलाने वाले यही थे। और अगर इसमें सोहन सिंह भकना यहाँ पर जो है ऑप्शन में दिया होता तो सोहन सिंह भकना लगाना होता, लेकिन है नहीं तो लाला हरदयाल ही लगाएंगे। तो ज़्यादातर ऑप्शन में सोहन सिंह भकना अगर आ जाए तो सोहन सिंह भकना ही लगाना है आपको लाला हरदयाल की जगह। लेकिन नहीं आता है तो आपको लाला हरदयाल लगाना है, ठीक। निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया, लाला हरदयाल ने। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो भाई 1913 में हुई है, ठीक, याद रखिएगा। गदर पार्टी का नेता कौन था, तो ये आपके लाला हरदयाल थे। IAS प्री में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है, तो गदर पार्टी के जो पहले सभापति हैं वो सोहन सिंह भकना है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की, तो भाई सोहन सिंह भाकना ने की थी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो लाला हरदयाल आपके संबंधित हैं, पंडित रामचंद्र भी संबंधित हैं और बरकतुल्लाह भी संबंधित हैं। खुदीराम बोस संबंधित नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी, ठीक। और इसे अमेरिका में कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था और पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को। तो आ जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो आपको बताना है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी, ठीक। और लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे, मतलब मेन मुखिया थे, ठीक। और गदर पार्टी में रामचंद्र, बरकतुल्लाह, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा और पंडित काशीराम ये प्रमुख थे। जबकि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था, परंतु दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर केनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। फांसी के समय खुदीराम बोस की आयु 18 वर्ष 8 माह और ये थी, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं। और खुदीराम बोस जो है गदर पार्टी से संबंधित नहीं है और इसमें खुदीराम बोस आपका दे रखा था, तो देख सकते हैं कि खुदीराम बोस अलग हो जाएंगे, ठीक।
गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, 1913 में हुई थी। ठीक, ये भी याद रखिएगा। आपके लाला हरदयाल या सोहन सिंह भागना आ जाए तो सोहन सिंह भागना आप लगाएंगे। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई? भाई यूएसए में हुई, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? गदर क्या है? गदर एक फिल्म है, ठीक, सनी देओल की, ऐसा नहीं। गदर क्या है? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ है जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक, ये राइट आंसर हो जाएगा। बस IAS प्री में आया क्वेश्चन है। गदर पार्टी का मुख्यालय था, तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। सिंपल सी बात है, 1913 में इसका गठन होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था, तो ये आपका पश्चिमी अमेरिका था। सैन फ्रांसिस्को जो है पश्चिमी अमेरिका में पड़ता है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था। सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक, ये अमेरिका का अर्थ जो अमेरिका लिखा गया, इसका अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका से लगाया जाए तो सही उत्तर आपका सी ही होगा, मतलब पश्चिमी अमेरिका होगा। केंद्र यदि अमेरिका का अर्थ अमेरिका महाद्वीप से लगाया जाए, ठीक, कि भाई अमेरिका महाद्वीप है, तो सही उत्तर आपका विकल्प भी हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका महाद्वीप फिर आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, तो दो हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ अमेरिका का अर्थ उत्तरी अमेरिका से ही लिया गया है। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, मतलब प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना इसका तात्कालिक कारण था। ये आप याद रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए। ठीक, स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 से शुरू हुआ था। ठीक, वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया, और उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, मतलब ब्रिटेन पर कोई भी संकट आएगा वो भारत के हित में ही जाएगा। उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फ़ायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट एवं उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया है। ठीक, ये आप समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की संस्थापना की थी? तो महेंद्र प्रताप थे, ये राइट आंसर हो जाएगा। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल, अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। मतलब जो राजा महेंद्र प्रताप थे, इन्होंने अपने सहयोगी जो इनके बरकतुल्ला थे, तो जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो 1915 में इन्होंने अफगानिस्तान में अपनी सरकार बना ली, काबुल में एक अस्थायी सरकार बनाई, और इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति थे और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दे दी थी। ठीक, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये आपकी कहाँ बनी थी भाई? अफगानिस्तान में बनी थी, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे, राजा महेंद्र प्रताप क्या थे? वहाँ के राष्ट्रपति थे। यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था, गदर आंदोलन के समय नहीं है। तो 1913 में, स्वदेशी आंदोलन 1905 में होता है, द्वितीय विश्व युद्ध बहुत बाद में होता है। तो आपका ई राइट आंसर हो जाए, क्योंकि इसमें से कोई है ही नहीं भाई। प्रथम विश्व युद्ध के समय ये सब हुआ था। ठीक, 1915 में। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? तो भारतीय क्रांति की जो माँ कहलाती हैं, भीखाजी रुस्तम कामा कहलाती हैं। ठीक, और क्यों कहलाती हैं भाई? चलिए देखते हैं। भीखाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट, जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। तो इन्होंने जो 1907 में झंडा फहराया था, वो कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट, जर्मनी में जो समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था उसी में। और इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की उद्घोषणा भी की। इन्होंने कहा कि मैं पूरी शक्ति के साथ इस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करूंगी। ये 30 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रही। वर्ष 1936 में 75 वर्ष की अवस्था में बम्बई लौटकर आई और उसी वर्ष इनका देहांत हो जाता है। 1936 में 75 वर्ष की आयु में। भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यूरोप और अमेरिका से क्रांति का इन्होंने संचालन किया था। और जो झंडा फहराया था 1907 में फहराया था स्टुटगार्ट, जर्मनी में। ठीक, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जो 30 वर्षों तक पेरिस में, मतलब 30 वर्षों तक ये पेरिस में ही रही हैं, वहाँ से जो है संघर्ष जारी रखा है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार करिए। ठीक, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बिल्कुल गलत बात है, 1907 में फहराया, एकदम सही बात, लेकिन पेरिस में नहीं, जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने फहराया था। ठीक,
और वहीं बात करें मैडम कामा, भीकाजी कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, ये एकदम सही बात है, निजी सचिव थी। मैडम भीकाजी कामा के माता पिता पारसी थे, एकदम सही बात है। ठीक, तो 2 और 3 सही है, एक नहीं सही, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। IAS प्री में आया क्वेश्चन है। देखिए मैडम भीकाजी कामा की बात करें तो ये 24 सितंबर 1861 को इनका जन्म होता है। इनके माता पिता पारसी थे। सोराब जी फ्राम जी पटेल इनके पिता थे। इनका विवाह रुस्तम KR कामा से हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। ठीक, ये दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं। बाद में कुछ देशभक्त विद्यार्थियों यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। ठीक, 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था, अतः प्रथम कथन गलत है। ठीक, स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था, तो यही गलत है। ठीक, याद रखिएगा। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है, तो मैडम भीकाजी कामा को कहा गया है, डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था, तो मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था, तो स्टुटगार्ट जर्मनी। मैडम भीकाजी कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया, तो स्टुटगार्ट जर्मनी। बस निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी, तो इंग्लैंड में कुछ अंग्रेज अधिकारी थे, बैठे हुए थे, बढ़िया चाय पानी पी रहे थे, उनकी हत्या कर देते हैं। कौन करते हैं, मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह करते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा तथा ऊधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। ध्यातव्य है कि मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार करजन वायली तथा कावास लक्का को गोलियों से भून दिया। मतलब जो भारत राज्य सचिव के सलाहकार थे करजन वायली और कावास लक्का, बढ़िया नाम है, तो इनको जो है गोलियों से भून दिया और फलतः उन्हें फांसी की सजा दी गई। ऊधम सिंह ने क्या किया कि जो जलियांवाला बाग में जो हत्याएं हुई थी इतनी सारी, ठीक, सब लोगों को मारा गया था, तो उस हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार जो थे वो कौन थे, गवर्नर माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी। फलतः इन्हें भी फांसी की सजा दी गई। तो इन्होंने माइकल ओडायर की हत्या की थी, और जो आपके मदन लाल ढींगरा उन्होंने करजन वायली और कावास लक्का को गोलियों से भून दिया था। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था, तो जो करजन वायली की हत्या की उसके लिए मृत्युदंड किसे दिया गया, तो मदन लाल ढींगरा को। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, अब देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि करजन वायली की हत्या के लिए किसको मृत्युदंड दिया गया, तो मदन लाल ढींगरा को दिया गया। और अगर पूछ लेते अभी कि जो है माइकल ओडायर की हत्या के लिए किसे दिया गया है, तो फिर ऊधम सिंह लगाते आप। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, BBS अय्यर और MN राय में क्या बात समान थी। देखिए मैडम भीकाजी कामा 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में उन्होंने झंडा फहराया। ठीक, एम बरकतुल्ला और राजा महेंद्र प्रताप ने जो है एक अस्थायी सरकार का गठन किया। ठीक, आपके 1915 में, और कहाँ पे किया था, अफगानिस्तान के काबुल में, और जर्मनी और रूस ने इसको मान्यता दी थी। तो ये आप समझ सकते हैं कि सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे, गलत बात है। क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी, उसमें एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और शेष सभी मंत्री थे, ये गलत बात है। ठीक, मैडम भीकाजी कामा वगैरह कहाँ थी, वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। एकदम सही बात है, ये सभी लोग, मैडम भीकाजी कामा आपके यूरोप अमेरिका में काम कर रही थी, एम बरकतुल्ला अफगानिस्तान में। ठीक, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। IAS प्री में आया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक, और विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का बिगुल इन्होंने बजाया था। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो जो 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की है वो आपके विनायक दामोदर सावरकर ने की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और पेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आप अपने जहन में एकदम उतार लीजिए कि भाई अभिनव भारत सोसाइटी 1906 जो लंदन में स्थापित हुई है उसकी स्थापना आपके विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद, जब देश में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया सरकार ने, ठीक, अंग्रेजों ने, तो लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। ध्यातव्य है कि विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस जो है 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, भाई सबसे जो पुरानी है संस्था
विदेशी धरती पर क्रांतिकारियों की, वो आपकी इंडिया हाउस है। ये आप ध्यान रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। और उसकी स्थापना आपकी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में की। और इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनायक दामोदर सावरकर, BM बप्पत तथा लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी भी जुड़े थे। तो जो सबसे पुरानी थी उससे भी जुड़े थे, ठीक। लेकिन 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना आपके विनायक दामोदर सावरकर करते हैं। कामागाटा मारू जो है क्या है? कामागाटा मारू क्या है? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। सी राइट आंसर हो जाएगा। IAS प्री में आया क्वेश्चन है। कामागाटा मारू जो है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया था, ठीक। तो ये आप समझ सकते हैं। कामागाटा मारू प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है भाई? एक जलपोत के नाते प्रसिद्ध है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित है? तो बाबा गुरदीप सिंह संबंधित है। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कामागाटा मारू क्या है भाई? एक जलपोत है, तो औद्योगिक केंद्र, एक बंदरगाह नहीं होगा, एक जहाज होगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था। कभी आ जाए कौन सा भाई जहाज था? जापानी था। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था। लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानूनों के कारण उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की? तो रासबिहारी बोस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। रासबिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे और 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया और 14 से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इनको विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। और इस सम्मेलन में रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। अब यहाँ आपको बताना है निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ। तो देखिए भाई, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, ये आपको पता ही है। राज्य हड़प नीति की बात करें तो ये आपका डलहौजी का सिस्टम था। ये 1848 से ही राज्य हड़प का सिस्टम चालू कर देते हैं। स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो 1793 में कॉर्नवालिस आते हैं। फिर सहायक संधि की बात करें तो ये आपका 1798। तो आप देख लीजिए सबसे बाद में क्या हुआ है, बंगाल का विभाजन। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं भाई, ठीक। उपयुक्त घटनाओं में से सर्वप्रथम 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। लॉर्ड वेलेस्ली जो आए वो 1798 से 1805 तक इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु हड़प नीति का प्रयोग किया। तो ये आप समझ सकते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो 7 अगस्त 1905। बी राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की कि ऐसा है कि भाई हम बंगाल विभाजन करेंगे। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया और इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। बंग भंग विरोधी था कि भाई बंगाल का विभाजन मत करिए, तो इसी के ऊपर था। तो 7 अगस्त 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रारंभ हो गया। कभी आ जाएगी भाई बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो ये आपका 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। और बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया? तो 20 जुलाई 1905 को लिया गया। बंग भंग विरोधी आंदोलन कब चला? 7 अगस्त 1905 को। तो जुलाई, अगस्त, अक्टूबर याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल का विभाजन लागू हो गया था, ठीक। बी राइट आंसर हो जाएगा। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो जो बंग भंग था उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। बी राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो की गई थी वो आपके 19 जुलाई 1905 को की गई थी, या 20 जुलाई हो 19 जुलाई हो लगा दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ देख सकते हैं बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, परंतु कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा इसकी तिथि 19 जुलाई 1905 दिया गया है। तो 20-19 कुछ भी आ जाए, ठीक। घोषणा फिलहाल की गई थी। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो ये बढ़िया जरूरी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। और ये आपका लॉर्ड कर्जन। बी राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 1905 के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी, ठीक। तो जो घोषणा की गई इसके निर्णय की 20 जुलाई 1905 को,
और यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा भी की गई थी। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था भाई? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक, 1905 में हुआ है, 16 अक्टूबर 1905 को एकदम प्रभावी हो गया था, ये भी याद रखेंगे आप। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था भाई? सर एंड्रूज फ्रेजर थे। सर एंड्रूज हेंडरसन लिथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 8 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ठीक, मतलब जो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, इसके विरोध में हुए जो आंदोलन का नेतृत्व किया है वो आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया है। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व एवं पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो ये थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। RN टैगोर लिखा है, समझ जाइए। तो यही थे कि जो आपके ईस्ट और वेस्ट सभ्यता के बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक के दोनों समन्वय हो जाए, मतलब मिल जाएं। ठीक, और स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था उसके ये आलोचक थे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये आपके कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था कि भाई ऐसा है कि जो इनके सामान हैं ब्रिटिश के, इनको जो है बहिष्कार करो। जैसे चाइना का माल आज बहिष्कार किया जाता है, ठीक, तो वैसे ही ब्रिटेन के वस्तुओं का बहिष्कार करने का सुझाव दिया था आपके कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र। तो ये भी याद रखिएगा कि जो बांग्ला पत्रिका संजीवनी थी, ठीक, जो संजीवनी थी ये बंगला भाषा में लिखी जाती थी और कृष्ण कुमार मित्र इसके संपादक थे। और इन्होंने ही 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था कि ऐसा है कि जो ब्रिटेन की वस्तुएं इनका बहिष्कार करो। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? तो 1905 में। भाई स्वदेशी आंदोलन चला तो वही था। ठीक, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलता है, याद रखिए। 20 जुलाई 1905 को क्या करते हैं, ये लागू मतलब घोषणा करते हैं कि बंगाल का विभाजन हम करेंगे। तो 7 अगस्त 1905 को चल जाता है स्वदेशी आंदोलन कि तुम करोगे तो हम भी कुछ करेंगे। और फिर जो है इनके सामान का बहिष्कार वगैरह चालू होता है। और फिर उसी के उपलक्ष्य में 20 अक्टूबर 1905 को क्या करते हैं, पूरी तरीके से बंगाल का विभाजन कर देते हैं। फिर 1911 में आते हैं, जो है आपके क्या कहते हैं, फिर 1911 में जा कर के ये रद्द होता है। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो बंगाल का विभाजन करने का मेन मुद्दा अंग्रेजों का ये था कि बंगाल में बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रवाद की भावना जो है प्रबल हो रही थी और उसको दुर्बल करना चाहते थे कि भाई जो राष्ट्रवाद उभर रहा है, बड़े बड़े क्रांतिकारी बंगाल से निकल रहे थे। ठीक, आप चाहे जो है बाघा, जतिन दास बाघा की बात करें या सुभाष चंद्र बोस की बात करें, बहुत सारे लोग जो है वहाँ से निकल रहे थे। तो इसीलिए बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए सी राइट आंसर हो जाएगा। ऊपरी तौर पर यद्यप ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया कि भाई प्रशासनिक सुविधा के लिए हम कर रहे हैं, परंतु वास्तव में बंगाल का विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। ठीक, तो यही मेन सिस्टम था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। तो कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे जब बंगाल विभाजन हुआ? तो जो मेन कार्यक्रम चालू हुए थे वो आपका बायकाट करना कि भाई इनके जो वस्तुएं उनको हम बहिष्कृत करेंगे। 7 अगस्त 1905 से चालू हो गया। ठीक, और वहीं स्वदेशी आंदोलन फिर चालू हो गया। ठीक, असहयोग तो नहीं होता है भाई, ये 1920 की बात है। और राष्ट्रीय शिक्षा भी हुआ था। ठीक, 1, 2, 4 और आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हुआ उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। मतलब 16 अक्टूबर को हम शोक दिवस मनाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के इस सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में मनाया गया और यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। मतलब जो टैगोर का शांति निकेतन था उसी के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई और अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हो गया। ठीक, स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया।
स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। मतलब असहयोग प्रस्ताव का 1920 में आता है, कहने का मतलब ये। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? तो स्वदेशी और बहिष्कार जो दोनों अपनाए गए हैं ये आपके बंगाल विभाजन के विरुद्ध अपनाए गए हैं। ठीक, IAS प्री में आप क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये आपका स्वदेशी आंदोलन, C राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो जाहिर सी बात है भाई, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। बंगाल का विभाजन 1905 और 7 अगस्त याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को ये चालू होता है। ठीक, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप या दोबारा विभाजित हुआ? विभाजित नहीं हुआ, मतलब फिर से एक हुआ, तो ये आपका 1911 में है। ठीक, विभाजित यहाँ गलत लिखा हुआ है। 1911 में दोबारा ये अपना क्या होता है, एक हो जाता है। तो दिसंबर 1911 में सम्राट चार्ल्स पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा कर दी। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी, तथा सिलहट को इसे छोड़ दिया गया। तो मतलब कहने का कि 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। ठीक, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? जब तक भैया सम्राट चार्ल्स पंचम नहीं आए तब तक। B राइट आंसर हो जाएगा। 1911 में आते हैं, फिर ये कहते हैं कि भैया ऐसा है, बंगाल विभाजन रद्द हो गया है और सिस्टम यही है कि जो है अब कलकत्ता राजधानी नहीं दिल्ली बनेगी, ये भी समझिए। तो दिल्ली राजधानी बन जाती है 1911 में। 12 दिसंबर 1911 को जो है बंगाल विभाजन रद्द होता है। 11 दिसंबर को आते हैं आपके जॉर्ज पंचम। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो 1911 में, 12 दिसंबर 1911। 12-11 याद रखो बस। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? 1911। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। जो मद्रास है, ठीक, वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व आपके चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में, ठीक, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा ने किया था। ठीक, वहीं लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने जो आपका किया था ये आपका पंजाब और उत्तर प्रदेश में किया था। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? मतलब उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना उसको कोई मतलब था इस स्वदेशी आंदोलन से। तो महिलाएं तो सम्मिलित हुई थी, ठीक, स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। कृषक इन्होंने नहीं लिया था, मुसलमानों ने भी नहीं लिया था, बुद्धिजीवियों ने तो लिया ही था, जाहिर सी बात है। तो भाई रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह थे। तो ये आप समझ सकते हैं कि 2 और 3 ये आपके नहीं थे, मतलब इन्हें के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, ये अपना खा पी रहे थे, आराम से मौज उड़ा रहे थे। तो कृषक और मुसलमानों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ तो है नहीं, तो ये आपका C राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधो समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? कि महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहा। ठीक, तो आप समझ सकते हैं।
निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना है? तो स्वदेशी आंदोलन। ठीक, जो वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत कब बना? स्वदेशी आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा, कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी गई। ये शोक दिवस था। ठीक, जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम का गीत गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियाँ बांधी थी, यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते हैं। तो वंदे मातरम जो शीर्षक गीत बना वो आपके बंगाल विभाजन के दौरान बना है, 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। तो लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया, एकदम गलत बात है, कुछ नेतृत्व नहीं किया, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई, एकदम सही बात है, तो सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे, ये भी सही है। ठीक, टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उद्देश्य दिया और जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार था। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। ठीक, ये एकदम सही बात है, कुछ विशिष्ट लोग शामिल हुए थे। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, एकदम सही बात है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे इसमें सम्मिलित हुए, एकदम सही बात है। बंगाल के किसान एकदम बेफिक्र होकर अपना जो है गेहूं और धान वगैरह उगा रहे थे। और डी क्या है कि यह बंगाल तक ही सीमित रहा, गलत बात है, ये पूरे देश में फैल चुका था, तो डी ही राइट आंसर हो जाए, क्योंकि यही गलत लिखा है। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ विशिष्ट मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियां घर से बाहर निकली, प्रदर्शनों में हिस्सा लेने लगी, धरने पर बैठने लगी, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल 12 साल ही इसका अपवाद रहा है। ठीक, 12 साल में किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। 12 साल में किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लाला लाजपत राय, तिलक और अरविंद घोष ने पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार किया। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक, तो विचार करिए। इसके देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया, एकदम सही बात है। जो देसी शिल्पकार थे उनका जो कौशल और उद्योग था वो पुनर्जीवित हो जाता है, क्योंकि स्वदेशी अपनाने की बात की जाती है यहाँ पे, और जो विदेशी होता है, ब्रिटेन का माल होता है, उसका बहिष्कार करने को कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भी हुई, एकदम सही बात है। 1 और 2 दोनों सही, सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार इस दौरान सूती वस्त्र आयात में लगभग 22% और जूता चप्पल आयात में लगभग 68% की कमी आई थी, तथा हथकरघा उद्योग, रेशम एवं वस्त्र उद्योग, लोह एवं इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को इससे व्यापक प्रोत्साहन मिला। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वर्ष 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था, जो कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक थी। इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। ठीक, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे, तो किससे जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मानचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड, डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित कर दिया। ठीक, ये याद रखिएगा, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से इन्होंने संपादित किया था। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी, ये राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर के इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। ठीक, तो ये आप समझ सकते हैं। 1907 में एक घटना और हुई थी, बताइएगा। ठीक, मैं ही बता देता हूँ। मैडम भीकाजी कामा ने झंडा फहराया था जर्मनी के स्टुटगार्ट में। ठीक, और मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, माँ कहा जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर, सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री रहे, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह
ठीक। और 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इम्पीरियल विधायक और 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। तो यहाँ बात आके कहाँ रुक जाती है, महात्मा गांधी की गुरु की बात हो जाती है। महात्मा गांधी के गुरु आपको पता है कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म जो हुआ है 9 मई 1866 को रत्नागिरी महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। 1884 ईस्वी में बीए पास करने के बाद 18 वर्ष ठीक वारानाडी द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा में सम्मिलित हो गए। 20 वर्ष तक इस सभा की सेवा भिन्न भिन्न रूपों में की, अर्थात विद्यालय के मुख्य अध्यापक, फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के प्राध्यापक के रूप में और प्रिंसिपल के रूप में। पहली बार 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच में राजनीति में भाग लिया। 1897 में इन्हें वाचा को भारतीय रवैये के लिए नियुक्त वेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। ठीक। वर्ष 1902 में वह बम्बई में संविधान परिषद के लिए गए। कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी चुने गए और अपने राजनीतिक दर्शन के लिए वह सच्चे उदारवादी थे। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं वैसे। ठीक। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो ये 1905 का अधिवेशन था बनारस का, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, गांधी जी के गुरु थे। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो दादा भाई नौरोजी ने। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें। ठीक। और इनकी सचिव रही हैं कौन, निजी सचिव रही हैं मैडम भीकाजी कामा। उन्होंने झंडा फहराया था जर्मनी के स्टुटगार्ड में। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई कि भाई पार्टी में विभाजन हो जाएगा, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और वह इस साहचर्य एसोसिएशन के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने ही स्वराज की मांग की थी। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, एकदम गलत बात, 1906, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक। 1906 में पारित किया था। ठीक। यहाँ देख भी सकते हैं कांग्रेस ने सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई थी और वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको कि जो स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया है वो 1906 में पारित किया गया है। ठीक। और इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा है दादा भाई नौरोजी ने रखा है। सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग पहली बार करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को जाता है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, किंतु दयानंद सरस्वती विकल्प में है नहीं, तो आप बाल गंगाधर तिलक ही लगाएंगे। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक। ड्रीम थ्योरी इन्होंने दी थी। ठीक। धन के अपवहन का सिद्धांत इन्होंने ही बताया था। किस तरीके से जो है अंग्रेज देश को लूट रहे हैं। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और फिर 1906 में अध्यक्ष रहे हैं। ठीक। और CY चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी और उस पर प्रस्ताव भी पारित किया गया था। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दादा भाई नौरोजी को दी जाती है। इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। लेकिन में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, एकदम सही बात है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया, ये भी सही है। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी, ये भी सही है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अन उदारवादी पार्टी की टिकट पर चुने गए, गलत बात है। अन उदारवादी नहीं, उदारवादी पार्टी
के टिकट पर चुने गए थे। ठीक, तो डी आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि यही सही नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी लिबरल पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, तो आप समझ सकते हैं। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, एकदम सही बात है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, एकदम सही बात है, उदारवादी पार्टी से। और उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया था, ये भी सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, ये गलत बात है। 1886 में की थी, और फिर 1893 में करते हैं, फिर 1906 में करते हैं। तो 3 बार करते हैं, 4 बार नहीं करते हैं। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1892 से 95 तक उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार भी शुरू की। और दादा भाई नौरोजी 1886, 93, 1906 में 3 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक, 1892 से 95 तक। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हो गया था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसी में जो है आपका क्या हो गया था? नरम दल और गरम दल में इसका विभाजन हो गया था। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा वर्ष 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया। अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया। ठीक, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय आपके रास बिहारी घोष थे। डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने तथा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन 4 संकल्पों में से नहीं था? तो बंगाल के विभाजन को रद्द करना नहीं था। राष्ट्रीय शिक्षा बहिष्कार स्वदेशी था। ठीक, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, एकदम सही बात है। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, यह भी सही है। कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, तो तीनों चीज़ें थी भाई। कांग्रेस की आंदोलन की जो रणनीति थे उसमें भी कमी थी, उद्देश्य भी गड़बड़ थे कुछ, और लोगों की भागीदारी भी। तो सभी डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप कि जो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपनी रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रखवाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच कोई काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस ना कर सके कि उनकी उपलब्धियों से ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया है। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत है। नरमपंथी यह समझ नहीं पाते थे कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही। भाई गरमपंथी तुरंत उग्र हो जाते थे, धरने पे बैठ जाते थे या बहिष्कार करने लग जाते थे। तो क्या होता था कि जो सरकार थी या अंग्रेज थे वो अपना नरमपंथियों से बात करते थे, इनको मना लो यार, मतलब बैठा लो, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं, कहने का मतलब है। और गरमपंथी ये नहीं समझ पाते थे कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। मतलब जब जेल जाते हैं गरमपंथी, ज़बरदस्ती जब कोई आंदोलन करते हैं या क्रांति शुरू करते हैं तो अंग्रेज उठाकर उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। तो नरमपंथी बात करते हैं अंग्रेजों से, भैया छोड़ दो यार अपना आदमी, कहने का मतलब ये। तो ये सिस्टम होता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक थे, लेकिन वो चीज़ें वो समझ नहीं पा रहे थे। तो ये मतलब क्या है कि करण अर्जुन वाली जोड़ी थी नरमपंथी और गरमपंथी की, लेकिन मामला दोनों समझ नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए 1907 में सूरत में अधिवेशन में उनका कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी, तो 1907 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में हुई थी, जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी 2 अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई, मतलब टूट गई। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ और सूरत के विभाजन में गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में है। ठीक, सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था भाई? तिलक ने किया था।
सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आईएएस की प्री में आया क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना। ठीक, ऐसा नहीं, ठीक, ये गलत बात है। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव होना। मतलब जो चरमपंथी थे वो समझते हैं कि नरमपंथी कोई बातचीत कर ही नहीं पाते, एकदम सही बात। तो इसीलिए जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। और विश्वास था कि ये कुछ कर वर नहीं पाते हैं। समझने की कोशिश करिए। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने के पक्षधर थे। अंततः रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए और वहीं पर सूरत अधिवेशन में फूट हो जाती है। बस दोनों अलग हो जाते हैं, नरमपंथी गर्मपंथी। तो ये सारी बात हो गई। अगला मुस्लिम लीग का गठन, इस पर क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन भाई वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।